तुमने तबाह किया पाक फौज को, पाकिस्तान को, आईएसआई को अपने इख्तिदार के लालच में। तुमने कश्मीर को हाथ से जाने दिया, तुमने अफगान तालिबान से ताल्लुकात खराब किए, तुमने तुर्की और मलेशिया को धोखा दिया, तुमने स्टेट बैंक फरोख्त किया, तुमने पूरी कौम को जहरीले टीके लगाए, फिर कहते हो सारी तबाही पाक फौज की वजह से। के खिलाफ एक नफ्सियाती और एक साइकोलॉजिकल वॉर करेगा, और उसका खास टारगेट होगा पाकिस्तान आर्मी। यानी पाकिस्तान आर्मी को कौम की निगाह में रुसवा किया जाए, पाकिस्तान आर्मी को डिमोरलाइज किया जाए, कौम और आर्मी के दरमियान फर्क पैदा किया जाए, और कौम को यह बताया जाए कि पाकिस्तान की सारी तबाही सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की वजह से आ रही है। अगर इस आर्मी को खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे चल पड़ेगा। ये पैटर्न इनका बहुत पुराना है। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में भी पहले इन्होंने यही डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान आर्मी ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है, बंगालियों को भड़काया, और उसके बाद इन्वेजन हुई। आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, पाकिस्तानी मीडिया पे, माशरे में फौज के खिलाफ एक नफरत को जानबूझकर भड़काया जा रहा है, और बदनसीबी से पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, खुसूसन तहरीक इंसाफ, चूंकि इनके पास सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क है, ये इस वक्त बिल्कुल पागल हो गए हैं। यानी लिटरली इनके लिए पागल का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है कि जिस शाख पर बैठे हैं उसी शाख को काट रहे हैं। ये कभी भारत का नाम नहीं लेंगे, कभी दहशतगर्द और खवारिज का नाम नहीं लेंगे, बल्कि खवारिज को तो फैसिलिटेट किया, पाकिस्तान में लाकर रखा, दहशतगर्दी और धमाके करवाए, फिर कहते हैं कि दहशतगर्दी फौज खुद करवा रही है। पागल है बिल्कुल, जैसे कहा ना, जहनी माजूर हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि जब फौज ने इनको अपनी गोद में बिठाकर, फौज भी मैं नहीं कहूंगा, बाजवा और फैज ने इनको अपनी गोद में बिठाकर रखा हुआ था, तो ये बड़े खुश थे। उस वक्त पूरी फौज बड़ी अच्छी थी, उस वक्त पाक फौज में कोई गुनाह और गलती और कोताही नहीं थी। लेकिन जैसे ही बाजवा और फैज ने उतारकर इनको अपनी गोद से नीचे रखा, ये पूरी पाक फौज के दुश्मन हो गए। हालांकि जो अमल बाजवा और फैज ने किया है, फौज उसकी जिम्मेदार नहीं है। तुम्हारा एक इत्तेहाद था बाजवा और फैज के साथ, तुम उतने ही गुनाहगार हो। अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में, अगले 5 साल के चक्कर में तुमने बाजवा को एक्सटेंशन दी, और अब कहते हो कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर यही था कि मैंने बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। तुमने तबाह किया पाक फौज को, पाकिस्तान को, आईएसआई को अपने इख्तिदार के लालच में। तुमने कश्मीर को हाथ से जाने दिया, तुमने अफगान तालिबान से ताल्लुकात खराब किए, तुमने तुर्की और मलेशिया को धोखा दिया, तुमने स्टेट बैंक फरोख्त किया, तुमने पूरी कौम को जहरीले टीके लगाए, फिर कहते हो सारी तबाही पाक फौज की वजह से। तो बहरहाल आज का जो हमारा सब्जेक्ट था कि जो इस वक्त डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो रहा है, दहशतगर्दी का जवाब तो हम दे चुके हैं पहले दूसरी वीडियोस में। एक और प्रोपेगेंडा है कि जी सारी पाकिस्तान आर्मी जो है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, और इन्होंने मुल्क पर कब्जा किया हुआ है, ये इंडस्ट्रीज और बिजनेस चलाते हैं, और ये इसकी वजह से ये पैसा कमाते हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ये जायदादों का काम करते हैं, और इन्होंने पूरे मुल्क पर कब्जा किया हुआ है, और ये पूरे मुल्क को चलने नहीं देते। ये कभी जैसे कहा कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की, पार्लियामेंटेरियंस की, जजेस की, सिविल ब्यूरोक्रेसी की करप्शन की बात कभी भी नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सिर्फ एमएनएज और एमपीएज, 5 साल में ये पूरी कौम को तकरीबन 2-250 अरब रुपए के पड़ते हैं, जो इनकी तनख्वाहें हैं, जो पर्क्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो फ्री टिकट्स हैं, यूटिलिटी सर्विसेज हैं, बिजली पानी गैस मुफ्त है, इनका ट्रैवलिंग मुफ्त, इनको घरे लौट किए जाते हैं, पार्लियामेंट लॉजेस दिए जाते हैं, उसका सारा खर्चा, पेट्रोल, गार्ड्स, 2-250 अरब रुपए के ये पड़ते हैं। और इसमें आप पूरे पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ठीक कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों अस्पताल बनाकर उनको जदीद अंदाज से चला सकते हैं, जबकि ये कचरा 1200, 1300, 1400, 1500 लोग, जाहिल तरीन, परले दर्जे के मक्कार, फरेबी, परले दर्जे के फ्रॉड जो बिकते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं कि इलेक्शन के बाद डेवलपमेंट फंड्स लेके हराम खाएंगे, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके नजदीक इलेक्शन इन्वेस्टमेंट होती है, इनके बारे में, इनके खिलाफ कोई बात आपको नहीं करता मिलेगा। जजेस के खिलाफ, जिन जजेस का प्रोटोकॉल, क्या उनको तनख्वाहें नहीं मिलती? क्या जिंदगी की जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के, आप देखें इंसान का दिमाग खराब हो जाता है कि गरीब मुल्क के जजेस किस तरह रिटायरमेंट के बाद ताहियात, चाहे मुल्क से बाहर क्यों ना चले जाए, उनको जो बेनिफिट्स और पर्क्स मिल रहे होते हैं, नाकाबिले यकीन, नाकाबिले बयान। तो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो ये प्रोपेगेंडा है कि इतनी बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स चला रही है, इसको आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, जरा कॉन्टेक्स्ट लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम आबादी को ये बातें मालूम ही नहीं है, खासतौर पर उस नौजवान तबके को
कि जो आर्मी के खिलाफ इस वक्त इंफॉर्मेशन फैलाकर दुश्मन का काम कर रहा। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हर कोई सरकारी नौकरी तलाश करता है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है और 60 साल तक आपकी नौकरी पक्की होती है। आपको तनख्वाह मिलती है, आपको घर मिलता है, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं। आप काम करें ना करें, नौकरी पक्की है। हुकूमत गिराना पाकिस्तान में आसान है, सरकारी मुलाजिम को नौकरी से बर्खास्त करना मुश्किल है। यानी सरकारी नौकरी 60 साल की इसीलिए की, फिर रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलती है और सारे बेनिफिट्स जो भी। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी वो वाहिद इदारा है मुल्क में, सरकारी इदारा, जहां रिटायरमेंट की उम्र 40 साल है। यानी ये बात बहुत से पाकिस्तानियों को नहीं मालूम है। 40 साल की उम्र तक 80% पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और जवान रिटायर हो जाते हैं। जब उनकी उम्र 40 साल होती है, अपनी सारी जवानी के बेहतरीन साल अपनी जानें कुर्बान करते हैं, मैदानों में, रेगिस्तानों में, पहाड़ों में, सियाचिन में, बर्फों में दुश्मनों को सामना करते हुए जब वो निचोड़ लिए जाते हैं पूरी तरह, उनके सारे जिस्म, उनका वजूद, सब कुछ निचोड़ जाता है, खून खुश्क हो जाता है उनका, तो 40 साल की उम्र में फौज उनको रिटायर कर देती है, क्योंकि उसके बाद वो इस काबिल नहीं होते कि वो फौज की नौकरी आगे कर सके। जवान 18-19 साल की उम्र में फौज में जाता है, 20-22 साल सर्विस के बाद 40 पे रिटायर हो जाता है। और आप मुझे बताएं कि 40 साल की उम्र में जब कोई अफसर या जवान रिटायर होकर घर जाएगा तो उसके बच्चे कितने बड़े होंगे? मुश्किल से 3री, 4थी, 5वीं जमात में बच्चे होते हैं। और वो एक फौजी अफसर या फौजी जवान होता है, सारी जिंदगी उसने सिर्फ गोलियां चलाई होती हैं या ड्रिल की होती है, या पहाड़ों पर चढ़ा होता है, मुल्क का दिफा किया होता है, रेगिस्तान में रहने की आदत है, बर्फ में रहता है, पहाड़ों पर रहता है, जंगें करता है। एक सिविल माशरे में वो क्या कारोबार करेगा, क्या काम करेगा, कैसे सरवाइव करेगा? और इस काम के लिए फिर फौज ने कुछ इदारे बनाए हुए हैं। फौजी फाउंडेशन है, अस्करी फाउंडेशन है, कुछ इदारे हैं कि जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। वो भी उसका बैकग्राउंड बताएंगे, फैक्ट्रीज क्यों और कहां कैसे आई। फिर फौज क्या करती है कि इन्हीं जो रिटायर लोग होते हैं, 40 साल की उम्र में जो जवान रसो रिटायर हो जाता है छोटे छोटे बच्चों के साथ, जिसको कोई हुनर, कोई काम सिविल मार्केट में नहीं आता, इनको दोबारा नौकरियां दी जाती हैं फौजी फाउंडेशन में। इनको नौकरियां दी जाती हैं फौजी फाउंडेशन के इदारों में, अस्करी के इदारों में, ताकि ये कुछ अरसा और कमाकर, कॉन्ट्रैक्ट पे इनको चंद साल के लिए रखा जाता है कि कुछ अरसे ये कमा के अपने बच्चों की तालीम पूरी कर लें, बच्चियों की शादियां कर दें, कुछ सेटल हो जाए, कुछ अपने आप को आबाद कर लें। पाकिस्तान में कोई 35 लाख के करीब रिटायर्ड सोल्जर्स हैं। 35 लाख हमारे सिपाही हैं जो पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। उन रिटायर्ड सोल्जर्स की वेलफेयर, उनको मेडिकल कौन देता है? क्या सरकारी इदारों में कैपेसिटी है, सरकारी अस्पतालों में, कि इन 35 लाख सिपाहियों की मेडिकल और उनकी फैमिलीज के मेडिकल का ध्यान कर सके? कैपेसिटी नहीं है, सिविल इदारों में कैपेसिटी है ही नहीं। तो इस काम के लिए आर्मी ने फौजी फाउंडेशन अस्पताल बनाए जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, जहां पे इन वेटरन ऑफिसर्स, जवानों का, अफसर तो सीएमएच में जाते हैं, जवानों का जो सारी फैमिलीज है उसके लिए फौजी फाउंडेशंस के तमाम अस्पताल बने हुए। ऑफकोर्स अफसर भी जाते हैं वहां पे। तो रिटायर्ड लोगों के लिए, रिटायर्ड फौजी अफसरों और जवानों के लिए फौजी फाउंडेशंस का इन्होंने नेटवर्क बनाया। अब ये अरबों रुपए का खर्च है इसका। क्या ये खर्च हुकूमत देती है? नहीं। क्या फौज के डिफेंस बजट से ये दिया जाए? नहीं। फिर ये अरबों रुपया कहां से आता है? ये अरबों रुपया फौजी फाउंडेशन देती है। अब फौजी फाउंडेशन कहां से कमाती है? फौजी फाउंडेशन फौजी फर्टिलाइजर से कमाती है। फौजी फर्टिलाइजर एक कमर्शियल इदारा है, वो कमाता है, फर्टिलाइजर बनाता है, कमाता है, और जो मुनाफा निकलता है उसके अंदर से वो वेलफेयर में इस्तेमाल होता है उन लाखों रिटायर्ड फौजी अफसरों और जवानों के लिए कि जिनकी जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान की सिविल हुकूमतें नहीं उठा सकती। अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई पाकिस्तान आर्मी का इदारा मुनाफे में चल रहा है अच्छी मैनेजमेंट की वजह से, और उसके नतीजे में लाखों लोगों की वेलफेयर हो रही है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? पाकिस्तान में जो सनती इनकलाब आया था अयूब खान के दौर में, पाक जैसे उस वक्त हाल ये था जैसे कहा कि पाकिस्तान साउथ कोरिया और चाइना को इंडस्ट्री डेवलपमेंट सिखा रहा था, जर्मनी को कर्जे दे रहा था, वो हुकूमती इदारों की वजह से नहीं था, वो प्राइवेट इदारों की वजह से था। प्राइवेट बड़े, जिसको भुट्टो ने, जिनके खिलाफ कैंपेन चलाई कि 22 फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान लूट कर खा गई, और
जैसे ही भुट्टो इक़्तिदार में आया, उसने उन 22 फैमिलीज के बड़े बड़े कारखाने सारे जब्त कर लिए और जब्त करके उनको रियासत की तहवील में दे दिया। इसको नेशनलाइजेशन कहते हैं। और जो ही रियासत ने वो सारे इदारे लिए, 5 साल के अंदर अंदर सारे इदारे खंडर बन गए, तबाह बर्बाद हो गए। वो बटाला इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिमिटेड के जो डीजल इंजन और टैंक बना रही थी, उसका तमाम इंडस्ट्री सरिये और